चलें अब थर्ड चैप्टर पर। हमारा थर्ड चैप्टर जो है दैट वाज द चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सबसे पहली बात देखो, कांग्रेस सिस्टम है क्या? आखिर में कांग्रेस सिस्टम की बात करते हुए अगर हम देखें, देन द कांग्रेस सिस्टम सेड अबाउट सम आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे कि कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी थी जो कि इंटरनल कांग्रेस में बनी थी, लेकिन एक टाइम के बाद इन 1948 अमेंडमेंट होने के बाद, जो कि हमने अभी चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, उसमें हमने जाना कि उस अमेंडमेंट के बाद वो सारी आइडियोलॉजीज को सेपरेट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। अब कांग्रेस ने उन आइडियोलॉजी को हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तो कांग्रेस में था। तो अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही थी, लेकिन उन आइडियोलॉजीज को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रही थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस अपना सिस्टम बदल देती है, जो कि अभी तक देखते आए हैं कि दूसरी आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रही है। अब देखेंगे कि वो दूसरी आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। तो अब चैप्टर थर्ड में हम इस चीज पे पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखो, इन मई 1964 में हमने देखा जब अचानक से नेहरू जी की डेथ हो गई। नेहरू जी की डेथ हो गई, उनके गुजरने के बाद सवाल उठा कि अब कौन और कैसे, कौन आएगा, कौन पीएम बनेगा? क्या मिलिट्री रूल का शासन हो जाएगा, या फिर अगर मिलिट्री रूल का शासन नहीं तो कौन आएगा जो कि पीएम बनने के योग्य है देश के अंदर आज? उस वक्त जब ये बात उठी, तो उस बात के ऊपर एक इस डिकेट को 1960 के उस डिकेट को, उस 10 सालों के वक्त को ऐसा वक्त कहा गया जो कि बहुत ही ज्यादा एक इन्फेंट की तरह दिख रहा था। क्योंकि अभी तक का हम हिस्ट्री को देखें, चाहे वो कोई सा भी देश हो, किसी देश को आज़ादी के जस्ट बाद ही किसी स्ट्रॉन्ग लीडर का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की मतलब एक किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के नेतृत्व में काम करना नहीं मिला है, तो वो देश मिलिट्री रूल में या फिर मोनार्कियल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। तो अनडेमोक्रेटिक रूल वहां पे शो होने लगा है। लेकिन अब जब भारत की ये बात आई, तो लोग डरने लगे कि क्या फिर से भारत में ऐसा होगा कि कोई बाहर से आके राज करेगा, या फिर मिलिट्री रूल हमारे भारत में हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो परवेज मुजफ्फर थे, उन्होंने भी तो इसी तरह से मिलिट्री रूल को लाया था। तो इसी तरह से भारत में भी हो सकता था। लेकिन इस टेंशन के माहौल में जब बात चल रही थी कि कौन आएगा, कैसे आएगा, तब इस डिकेड के अंदर एक मतलब बहुत सी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स भी थी। उन प्रॉब्लम्स को फेस आउट करने के लिए एक उभरता चेहरा दिख रहा था, जो कि थे एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, LBS, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब उस वक्त में दिक्कत क्या थी? नया नया देश है, नया आजाद हुआ है, तो उसमें पुबर्टी है, गरीबी है, उसमें इनइक्वलिटी देखी जा रही है। इनइक्वलिटी के साथ साथ वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज में लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बहुत ज्यादा लड़ाई हो रखी थी। और साथ ही साथ में रीजनल डाइविशंस थे कि किसी एरिया में किसी रीजन का ज्यादा दबाव है और वो है दूसरे रीजन को अपने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये लोग हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे। डिफरेंट टाइप्स की बात है ऐसे। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी, इन चीजों से निपटना आसान तो था नहीं। अब हम बात करेंगे कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी कैसे आए। ये नीचे आप टेबल देख रहे होंगे, ये वाली, इस टेबल को देख लीजिएगा और इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अपन देखेंगे, देखो नेहरू जी के जस्ट बाद जब पॉइंट आया कि अब कौन आएगा, तब उस पॉइंट में लाल बहादुर शास्त्री के आने से कुछ वक्त पहले पॉलिटिकल सक्सेशन की लड़ाई छिड़ी हुई थी। दो तरह की लड़ाई थी ये, दो तरफ से हो रही थी। और वो भी इंटरनल में, मीन कांग्रेस के अंदर ही ये लड़ाई थी कि अब पीएम कौन बनेगा। लेकिन वो तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बीजेपी को मतलब बीजेपी को शो कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त गद्दी संभाल ली। उनको बिना किसी दिक्कत के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अडॉप्ट, मतलब उस वक्त के प्रेसिडेंट ने सीधा उनको गद्दी पे बैठा दिया, जिनका नाम था के कामराज। के कामराज ने बिना डिस्प्यूटेड रातों रात लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बना दिया। अब बात क्या थी, इस वक्त में जब नेहरू जी के बाद दिक्कत आने लगी, तब सक्सेशन के इस युद्ध में मोरारजी देसाई, जो कि काफी प्रसिद्ध चेहरे थे, जो उस वक्त में बॉम्बे के सीएम थे, और साथ में इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी कि अब कौन पीएम बनेगा। मोरारजी देसाई खुद एक एक्सपीरियंस पर्सन थे, उनको भरोसा था कि वो पीएम बनेंगे। लेकिन
जो कई सारे और कांग्रेस के लोग थे, ओल्ड कांग्रेसियंस या फिर कहें तो बुजुर्ग जो लोग थे, उनको लगा कि अगर मोरारजी देसाई बने तो वो अपनी मर्जी से ही सारा काम करेंगे, वो और लोगों से पूछेंगे भी नहीं ज्यादा कुछ। इसलिए उन लोगों ने अपनी पूरी संगति बैठा के, अपनी पूरी मंडली बना करके 2/3 वोट से इंदिरा को जिता दिया, ये सोचकर कि इंदिरा अभी न्यू है, तो इंदिरा जो भी करेगी वो हमसे पूछ कर करेगी। उनको नहीं पता था कि इंदिरा गांधी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन वो सोच रहे थे कि इंदिरा अभी बच्चा है, मतलब एक छोटी एक कैंडिडेट है जो कि अभी अभी आई है, उनके लिए वो बच्चे समान थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा इंदिरा को लाया जाए और खुद का राज रखा जाए सबका। अब आप ये कार्टून देख रहे हैं, इस कार्टून में भी सेम यही बात है। ये यहाँ पे मोरारजी देसाई भाग रहे हैं पीएम की कुर्सी के लिए, और यहाँ पे इंदिरा को कांग्रेस के कुछ ओल्ड लीडर्स ने चुन करके पीएम बना दिया। ये बात थी 1967 की उस वक्त। लेकिन इस वक्त में जब ये सक्सेशन था, उसके जस्ट बाद तो लाल बहादुर शास्त्री को लिया गया। लेकिन जैसे ही ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक, मतलब पता नहीं किस तरह से, लेकिन बताया गया था कि उनके खाने में जहर मिलाया गया। उस वजह से जब ये उनकी डेथ हो गई तो फिर इंदिरा को सीधे ही अडॉप्ट कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ दीज ओल्ड लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। अब पहली बात हम ये देख लेते हैं कि हमारा मेन टॉपिक इसमें आया, एक मीन सब टॉपिक इसका है फोर्थ जनरल इलेक्शन। जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था, दैट वाज नॉट इजी लाइक दैट। In first, second, and third general election, we seen that the Nehru ji was the capable to getting all the votes. ठीक है, नेहरू जी की वजह से काफी सारे वोट्स मिल रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी एक नया चेहरा है। पहले तो लोगों को उन पर भरोसा करना, दूसरा लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर ही पीएम के लिए, मोरारजी देसाई और इंदिरा में। दूसरी बात, दूसरा जो कि है ना, एक कांग्रेस को वीक बना रहा था पॉइंट। तीसरा, देश के अंदर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही थी, जैसे कि हम देखेंगे फूड स्कार्सिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, प्राइस बढ़ चुका था जिससे इन्फ्लेशन हो रखा था, आर्म्ड एग्रीटेरियन स्ट्रगल हो रखे थे, हथियार उठा रखे थे लोगों ने अपने आप को शो करने के लिए कि उस वक्त में हम ज्यादा पावरफुल हैं। हिंदू और मुस्लिम के कई सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, झगड़े हो रखे थे। ऑपोजिशन यूनिटी बना रहे थे कांग्रेस को हटाने के लिए, कांग्रेस को मिटाने के लिए। और दो पीएम उस वक्त में, जैसे एक लाल बहादुर शास्त्री, एक नेहरू जी, दोनों मतलब दोनों एक्सपायर हो चुके थे। और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट इशू भी चल रहा था, क्योंकि अभी तक प्राइवेट कंपनीज आई नहीं थी और कई सारे नौजवान थे जिनको गवर्नमेंट में रखना इतना आसान था नहीं। तो ये सारी चीजें हो रखी थी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष में जा रही थी। लेकिन उस वक्त में भी सीट्स मैनेज करने में वो कैपेबल रहे। हम इंदिरा को पढ़ लेते कि इंदिरा आखिर क्यों ऐसी थी, उसमें क्या था ऐसा कि उसको लोगों ने पसंद काफी ज्यादा किया। क्योंकि कहें तो नेहरू जी के बाद इंदिरा ही थी सेकंड नंबर पे, जिसका समय काल सबसे ज्यादा माना जाता है इंडियन पॉलिटी में। अब देखते हैं, अभी अगर इस बार मोदी जी आए तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी का समय काल बढ़ेगा मतलब, क्योंकि 2 बार मोदी जी आ चुके हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो सबसे पहले नेहरू जी, जिनका समय काल था 14 ईयर्स, फिर इंदिरा गांधी जिसका समय काल था 12 और 13 ईयर्स में भी, और फिर अभी है हमारे मोदी जी। नाउ we can read about the Indras, how the Indra was famous on the time at independence or after the independence. इंदिरा एक शख्सियत तो इंदिरा में एक तरह से ऐसी थी कि उसे देख करके लोग कहते थे कि ये, मतलब कि ये एक नॉर्मल वुमेन नहीं है, ये वो अबला नारी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो डिसीजंस लेना आसान बात नहीं थी उस वक्त की। 1966 से 1977 तक इंदिरा रही, फिर 1980 से 84 तक फिर इंदिरा रही। तो ये दो टाइम में इंदिरा ही आई थी। अब देखो, इंदिरा ने स्लोगन्स का यूज किया जैसे कि गरीबी हटाओ। तो इस सब पॉइंट्स में आप देखेंगे, इन सब पॉइंट्स में तो आप देखोगे इकोनॉमिक क्राइसिस गरीबी को शो करता है, प्राइस राइज इन्फ्लेशन गरीबी को शो करता है। इसमें आप देखोगे ओपोजिशन, मतलब इधर से अनएम्प्लॉयमेंट इशू, वो भी गरीबी को शो करता है, फूड स्कार्सिटी, वो भी गरीबी को शो करता है। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो गरीबी को शो कर रही थी।
और उसी गरीबी को संभालने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने आप को कहा कि गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ वो आगे बढ़ी और उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। विक्ट्री हुई उसकी 1971 के वॉर में। 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ रखी थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। वह ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के लिए और वेस्ट पाकिस्तान उसे रोकने के लिए। तो दिक्कत इतनी थी कि इंदिरा ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी, काफी ज्यादा हेल्प करी, और साथ ही साथ में खुद की आर्म फोर्स का भी यूज किया। और उस युद्ध में जब वो जीत गई, उस युद्ध में कहने को तो वो जीत गई, क्योंकि मेन लीडर को माना जाता ना, हार गई तो वो हार गई, जीत गई तो वही जीत गई। तो जैसे ही इंडियन आर्मी जीती इस युद्ध में, और साथ ही साथ में जो पाकिस्तानी थे वो हार गए, तो इंदिरा की वाहवाही होने लग गई। पूरे के पूरे दुनिया भर में इंदिरा की पावर को मानने लगे लोग कि इंदिरा एक बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत अच्छी लीडर है। तीसरा, इसने पॉलिसी इनिशिएटिव्स बनाए थे काफी सारे। इसने प्रीवी पर्स को डिमोलिश कर दिया, हटा दिया। प्रीवी पर्स क्या था? 1976 में अमेंडमेंट किए गए थे, और आपने 42 अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं, उसमें हमने देखा है कि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को भी डिमोलिश किया था। अब प्रीवी पर्स कहता है कि जो भी जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको है ना उस महल में रहने के लिए जगह दे रखी थी, जिस महल में वो बड़ी हुई थी, जिस महल में उनके पूर्वज राज करते थे, वो महल उनके हाथों में ही था। और साथ ही साथ में उनको पेंशन भी मिलती थी आराम से रहने के लिए। तो ये सारी चीज, जो भी उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे, दैट वाज दैट वाज all over the country ending on that time because of the Indira getting the all the privileges on all the privileges। अब उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे प्रीवी पर्स की वजह से, तो अब क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए कांग्रेस के पास, और कहें तो गवर्नमेंट के पास पैसा बचा, तो वो कहीं ना कहीं देश को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी, देश में लगाने के लिए पैसा लगाएगी, मतलब पैसे का यूज करेगी। तो ये चीज हमने उस वक्त में देखी, जो कहीं ना कहीं हमें दिखा रही थी कि इंदिरा एक बहुत अच्छी और बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही ताकतवर लीडर है। दूसरा, हमने देखा न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था इंदिरा ने, और एनवायरमेंट को देखते हुए ये टेस्ट किया था। जैसे कि हम कहें तो, जैसे इधर की साइड हम देखें वेस्ट में, हमारे राजस्थान में वो टेस्ट हुए थे। अब उन टेस्ट की वजह से भारत को भी ताकतवर समझने लगी दुनिया। अब इंदिरा की कुछ गलतियां भी थी, जिसकी वजह से इंदिरा थोड़ी सी जगहों पर थोड़ी सी, मतलब कुछ जगहों पर थोड़ी वीक शो हो रही थी। लाइक दैट, इंदिरा जब आई थी तो उसने इंडियन करेंसी को डीवैल्यूट कर दिया। पहले जो इंडियन करेंसी थी वो $1 इज इक्वल टू 5 रुपए थी। उसके बाद उसने जब डीवैल्यूट किया तो वो 7, मतलब $1 इज इक्वल टू 7 रुपीज बन गई। साथ ही साथ में उसने जब काम किया था तो उसके काम को बताया जाता कि ये लॉ एंड ऑर्डर के अपोज में काम कर रही है, ये अपने आप को राजा बना रही है, सॉरी रानी बना रही है, और ये देश में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रही है। तीसरी चीज थी, जो अपोजिशन की यूनिटीज बन रही थी, वही यूनिटीज ने, उनमें से एक फेमस इंसान थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया, जो कि उस वक्त के सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा काम अच्छे से नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने इस काम अच्छे से ना करने के पीछे रीजन बताए कि इंदिरा अपोजिट इंटरेस्ट को मानती है, जो कि पुअर के अपोजिट जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो इंदिरा है वो अनडेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करती है, वो अपनी अपनी चलाती है, ना अपनी पार्टी के सुनती है, ना किसी और नेता के सुनती है, वो अपने मर्जी से सारे डिसीजंस को लेती है। तो यही चीजें इंदिरा को थोड़ा सा वीक भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद 1967 में, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से हम इस इलेक्शन को जानते हैं, और इस इलेक्शन में इंदिरा कैसे ना कैसे मैनेज कर सकी थी सीट्स को, और लोकसभा में बैठ सकी। लेकिन इंदिरा की इसमें मदद की थी कुछ स्टेट, मतलब और आ, कुछ और ऐसे छोटी मोटी पार्टीज ने। अब उन पार्टीज की मदद से इंदिरा इस बार जीत गई थी। ये आप रीजन को देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर का रीजन, इधर असम का रीजन, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये पूरा नीचे जो येलो कलर का रीजन है, ये इंदिरा का कांग्रेस रीजन है, जिसमें इंदिरा जीती थी। और जो रेड कलर है, इसमें अदर पार्टीज से जीती थी उस वक्त में। नाउ
हम ये देखेंगे इस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो कंप्लीट बेसिस पे मेजोरिटी में नहीं जीत पा रही थी। तो इसलिए इस वक्त के पीरियड को हम कॉलिजन पीरियड भी कहते हैं। इस वक्त में कई सारी पार्टीज मिल करके अपनी खुद की गवर्नमेंट्स बना रही थी, तो उसको कॉलिजन पीरियड भी कहते हैं हम इस पीरियड को। सॉरी। अब इस पीरियड को कॉलिजन पीरियड हमने कह दिया। इस वक्त में जो कॉलिजन हो रहा था वो कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं था। मींस किसी एक मुद्दे पे मिलते हुए वो सब इकट्ठे नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि कुछ थे जो कि है ना इंदिरा को हटाओ और कुछ कांग्रेस हटाओ सिस्टम को मानते हुए, एक आइडियोलॉजी को मानते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपोजिशन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब कॉलिजन गवर्नमेंट की बात आई, यहाँ पे उनकी कोई मांग नहीं थी, उनका सिर्फ ये था कि उनको जीतना है। सबका एक ही सीन था इसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वक्त में तो डिफेक्शन गवर्नमेंट्स बनने लगी। डिफेक्शन मतलब कि किसी एक पार्टी से आप जीत रहे हो उसके सिंबल का यूज करते हुए, और आपके जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी ने आपको कुछ और ऑफर किया कि आपको हम ये सीट देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ, आपको इतने लाख रुपए देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ, आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ। तो उनको जैसे ये लालच मिले तो वो उन्होंने अपनी सीट बदल दी। मीन्स उन्होंने जिस पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़े थे और जीती थी उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में ऐड हो गई, तो उसको कहेंगे डिफेक्शन। और इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया था आगे चल के। अब हम इसमें देखेंगे कि कांग्रेस का स्प्लिट कैसे हुआ था, कांग्रेस टूटी कैसे थी। देखो, कांग्रेस टूटने की वजह दो थी, दो वजह थी कांग्रेस के टूटने की। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में हमने शुरुआत में देखा अभी इसी चैप्टर में कि कांग्रेस के साथ कौन थे। दो पक्ष थे। पहला पक्ष जो कि ओल्ड था, जिन्होंने सोचा था कि इंदिरा, अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हम पीएम बनाएंगे तो वो हमसे पूछ के सारे काम करेगी। लेकिन जो कुछ नहीं हो पा रहा था उस वक्त में, इंदिरा अपने मन से डिसीजन ले रही थी, तो उसके डिसीजंस को नकारते हुए इंदिरा के अपोजिट में खड़े हुए उसी कांग्रेस के पुराने लोग, जिनको कहा गया ओल्ड कांग्रेस। और जो उस कांग्रेस में इंदिरा के साथ थे उनको कहा गया न्यू कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस में जो लोग थे उनको कहते थे सिंडिकेट। आप इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। तो सिंडिकेट्स कहा जाता था उनको। अब इस वक्त में दो परेशानी हुई थी। पहली परेशानी थी हमारी जिसमें पीएम के लिए लड़ाई छिड़ रखी थी। दूसरी परेशानी थी जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे। 1967 में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में हमने देखा कि इंदिरा ने रीगेन कर ली डोमिनेंस। फिर से है ना इंदिरा जीत गई। वजह क्या थी? इंदिरा 1971 में विन हुई थी ना, बांग्लादेश को आजाद कराया था उसने, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डर कम हुआ था हमारे भारत में। हमने एटम बॉम्ब की ट्राई की थी, ऐसे प्रैक्टिकल किया था जिससे में हम सक्सेस भी हुए थे। दूसरी और भी कई सारी ऐसी वजह थी कि इंदिरा थोड़ा बहुत अपने स्लोगन्स को बहुत अच्छे से डिसाइड कर रही थी। जहाँ पे इंदिरा सोच रही थी स्लोगन गरीबी हटाओ, अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ, वहां पे जो सिंडिकेट्स थे वो कहते इंदिरा हटाओ, कांग्रेस सॉरी इंदिरा हटाओ, वो इस तरह से कह रहे थे। तो इस जगह पर इन चीजों को देखते हुए इंदिरा को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। 10 पॉइंट प्रोग्राम भी इंदिरा ने अपने सामने लाया। 10 पॉइंट प्रोग्राम में उसने कहा कि जो भी कुछ जैसे लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैंक, सोशल कंट्रोल बना दिया बैंक के ऊपर अब, और जो गरीब लोग हैं वो हेल्प ले सकते हैं बैंक की। उसने साथ ही साथ नेशनलाइज कर दिया जनरल इंश्योरेंस को, नेशनलाइज कर दिया, पूरे देश में फैला दिया जनरल इंश्योरेंस को। उसने सील कर लिए अर्बन्स के, मतलब प्रीवी पर्स ले आई वो, जिससे कि उसने उन एरियाज को सील कर लिया जो कि बहुत ज्यादा एरियाज को लेके बैठे थे जो लोग, उन एरियाज को सील कर लिया सरकार ने, और उन एरियाज को नॉर्मल जो पुअर फार्मर्स थे उनमें बांट दिया। ऐसी कई सारी चीजें लाई थी। लैंड रिफॉर्म्स लाई थी, पब्लिक लिटिगेशंस लाई थी, जिसे हम आज के वक्त में कॉमन मींस कॉमन रिफॉर्म्स कहते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से इंदिरा प्रसिद्ध हो रही थी। इसलिए इंदिरा इस वक्त में डोमिनेंस पे थी और इंदिरा इस वक्त 1972 के इलेक्शन में जीती थी। ठीक है। अब बात आई 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर हम देखें तो देखो, इस वक्त में जाकिर हुसैन जो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट, वो डाइड, मतलब वो खत्म हो गए थे। अब उनके खत्म होने के बाद 1969 में इंदिरा ने अपॉइंट किए बीबी गिरी, अपनी तरफ से उतारे बीबी गिरी। सिंडिकेट्स ने
नीलम संजीवा रेड्डी को अपनी तरफ से उतारा। नीलम संजीवा रेड्डी एक मेल है, फीमेल नहीं, ठीक है ना। तो नीलम संजीवा रेड्डी को उन्होंने अपनी तरफ से उतारा। अब कांग्रेस और सिंडिकेट्स के बीच, मीन्स न्यू कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस के बीच लड़ाई हो गई कि है ना किसका प्रेसिडेंट जीतेगा, बीबी गिरी इंदिरा का या फिर सिंडिकेट्स का नीलम संजीवा रेड्डी। इस तरह से बात होने लगी। लेकिन इंदिरा ने बोला कि जो सिंडिकेट्स है, इंदिरा ने इस वक्त एक स्पीच भी दी थी जिसमें उसने बोला कि सिंडिकेट्स पुअर्स के साथ नहीं है, वो उनके साथ है जो कि अमीरों को सपोर्ट करते हैं, और ये अमीरों के साथ है। इसलिए सिंडिकेट्स का साथ कई सारे लोगों ने उस वक्त नहीं दिया और इंदिरा का साथ दिया। इसलिए उस वक्त बीबी गिरी इस इलेक्शन को जीत गए थे। अब हमने 1971 के इलेक्शन को मीन्स 1972 के इलेक्शन को देखा कि किस वजह से वो डोमिनेंस पाई थी इंदिरा ने। अब हम देखेंगे 1971 इलेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस को। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस कैसे रिस्टोर करी। कांग्रेस कैसे जीती, अब हम ये देखेंगे। तो कांग्रेस के जीतने की हमने अभी बात देखी कि न्यू कांग्रेस जो थी उसने क्या क्या काम किए, अभी हमने देखा। तो यही काम उसके जीत को है ना सुनिश्चित करेंगे, मतलब एक तरह से एश्योर करेंगे कि वही जीते। अब देखो कंटेक्स्ट इसका क्या है कि जब स्प्लिट हुए थे, स्प्लिट कौन कौन, न्यू कांग्रेस जिसमें इंदिरा थी और ओल्ड कांग्रेस जिसमें सिंडिकेट्स थे, ठीक है, ओल्ड मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस थे। ये जो लोग थे ये सब चाहते थे अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाना। इसलिए सिंडिकेट्स ने कई सारे और अदर पार्टीज की मदद ली, लेकिन इंदिरा ने दो पार्टीज की मदद ली, सीपीआई और डीएमके। इंदिरा ने इनकी मदद ली, इनका सपोर्ट लिया, और जो अदर सिंडिकेट्स थे उन्होंने कई सारी सोशलिस्ट पार्टीज का सपोर्ट लिया। इंदिरा ने एक मीन्स पॉलिसीज भी बनाई थी लैंड रिफॉर्म्स के लिए, कई सारे काम भी किए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। न्यू कांग्रेस जो थी उसने पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन जो ग्रेड अलायंस थी जिसमें हम कहते सिंडिकेट्स थे और कई सारी अदर पार्टी थी जो कि नहीं चाहती थी कि इंदिरा आए, तो उन्होंने स्लोगन दिया इंदिरा हटाओ। अब यहाँ पे बात है इंदिरा हटाओ का स्लोगन किन्होंने दिया, ग्रैंड अलायंस ने, जो कि 1972 के इलेक्शन में चाहती थी कि इंदिरा नहीं आए। लेकिन इंदिरा ने क्या स्लोगन दिए, इंदिरा ने कहा कि हमें गरीबी हटानी है, तो गरीबी हटाओ। हमने रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी की बात करी, हमने रिमूव फिर भी पर्स को देखा हमने इसी में, ठीक है। तो ये सारी बात हमने उस वक्त की देखी जिसकी वजह से इंदिरा विन हुई, इंदिरा जीत गई। और इंदिरा के जीतते ही सिंडिकेट्स और सब अदर पार्टी समझ गए कि अब इंदिरा का एरा फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि इंदिरा बहुत अच्छे मतलब बहुत काफी बड़े वोट से जीती थी। इसका आउटकम और आफ्टर जब ये 1971 इलेक्शन कंप्लीट हुए तो इंदिरा को कितने वोट्स मिले थे ये देखिए। तो न्यू कांग्रेस जो थी उसको 48% वोट्स मिले थे पूरी की पूरी भारत के अंदर, और लोकसभा में 375 सीट्स मिली थी। अगर हम इंदिरा इंदिरा की बात करें तो इंदिरा को 352 सीट्स मिली थी और 44% वोट्स मिले थे। ओल्ड कांग्रेस को अगर हम देखें, ओल्ड कांग्रेस को 16 सीट्स मिली थी, ओनली 16 सीट्स। ग्रेड अलायंस जो थी उसको 42 सीट्स मिली थी। तो अब इंदिरा की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी, क्योंकि इंदिरा ने सोशल वर्क को ज्यादा प्रमोट किया, सोशली अपने आप को शो किया कि हम गरीबों के साथ हैं, हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे, हम इंश्योरेंस पॉलिसी को सबके लिए बनाएंगे, हम सोशलाइज करेंगे बैंक को। अब ये सारी बातों ने इंदिरा को स्टेट का और सेंटर का एक डोमिनेंस प्रोवाइड करा दिया। साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के नाम से इसको शो किया, पूरी दुनिया में इंदिरा की बात होने लगे थे उस वक्त में। साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी फॉर पुअर के नाम से भी जाने जाने लगी कि ये ह्यूमैनिटी है इसके अंदर पुअर्स के लिए। तो इंदिरा जो थी इस वक्त में इतने सारे काम इसके अच्छे हो रहे थे, इसलिए जो सोशल हेल्प ग्रुप्स थे जो कि एनजीओ थे उसने इंदिरा का साथ देना चालू कर दिया। और सोशल ग्रुप्स के अलावा भी इंदिरा का साथ कई सारे लोग देते थे, लाइक रिस्टोरेशन हम देखेंगे, सब सोशल ग्रुप्स, अदर पुअर्स, वुमेन्स, दलित, आदिवासी और द माइनॉरिटीज, और सब तो इसलिए साथ दे रहे क्योंकि इंदिरा गरीबों के लिए, लेकिन जो वुमेन्स है वो इसलिए साथ दे रहे क्योंकि इंदिरा महिला है। तो इस तरह से इंदिरा को सपोर्ट मिला और कांग्रेस सिस्टम चेंज हुआ, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, कांग्रेस सबके साथ मिल रही थी, कोलिजन गवर्नमेंट थी, लेकिन नाउ कांग्रेस सिस्टम चेंज हो गया और कांग्रेस सिंपल सिर्फ कांग्रेस पे ही डिपेंड है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे
कांग्रेस की मदद से सब जीतेंगे इधर, और कांग्रेस की मदद से ही जीते, मतलब इधर आप देख रहे हैं कि है ना, कांग्रेस डीएमके और सीपीआई के सपोर्ट में थी, इसलिए कांग्रेस जीत गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि है ना वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस झंडा ले गई भारत का, और भारत की पीएम बनी इंदिरा गांधी। और यहाँ पे हम देखेंगे मिड टर्म रेस में, जब आधे इलेक्शन का मतलब रिजल्ट आया कि आधा इलेक्शन का रिजल्ट कितना हुआ, तो उसमें हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तीनों पे इंदिरा गांधी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत से जीती थी उस वक्त में। अपनी फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में उसने ऐसा हाल देखा था कि पूरे का पूरा जो भारत था वो उसको सपोर्ट कर रहा था आफ्टर 1971। तो अगले चैप्टर में अब चलते हैं। ये देखिए, सब जगह के सीएम को चुन रही है इंदिरा गांधी आफ्टर 1971 और इन इलेक्शन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1972। हाँ, अब आती है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। हाँ, देखो ये जो पीरियड है ना 1970 से लेके 80 तक का चलता हुआ पीरियड है। इस डिकेड में हम देखेंगे अनडेमोक्रेटिक रूल। इस पीरियड में हम डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्राइसिस, इस चीजों की बात करेंगे। वजह क्या थी? नेशनल इमरजेंसी, a bigger threat that was only said that the Indian democracy are not in the proper manner. Because of the reason of that, Indira Gandhi does not follow the law and order and making their own constitution. इस चीज पे जब बात हो रही थी, जब हमने ध्यान दिया इस पर, तो हमारा कहीं ना कहीं आप सबने सुना है कि 1975 में एक छोटी सी कहानी प्रसिद्ध है कि जब इंदिरा को दिखा कि सुप्रीम कोर्ट उसके अपोजिट में है, कई सारे लोग उसके अपोजिट में बात कर रहे हैं, तो इंदिरा ने, जो कि ब्रिटिशर्स का वक्त था उस वक्त में, जो एक एक तरह की पॉलिसी का अपना, एक तरह के लॉ ऑर्डर को या पॉलिसी को कहेंगे अपनाया था, जिसमें वो सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर देती थी, मतलब बंद कर देते थे ब्रिटिशर्स, उसी सिस्टम को अपनाया। इंदिरा गांधी ने एक कर्फ्यू लगा दिया। उस कर्फ्यू के अंदर उसने एक साफ कह दिया कि अब कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी डालेगा तो हमसे पूछ के डालना। कोई भी इंसान, ऐसे 2 से 3 इंसान बीच सड़क पे खड़े नहीं होंगे, सब अपने घर में रहेंगे। ये नेशनल इमरजेंसी 2 साल तक चली थी। अब जो नेशनल इमरजेंसी थी, इसमें इंदिरा गांधी जब अपोजिट में देख रही थी सबको अपने, तब उसने रात को, रात के वक्त, जो उस वक्त के फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको कॉल किया और उनको कॉल करके कहा कि अब आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो। उस नेशनल इमरजेंसी की बात उन्होंने बताई कि अब सशस्त्र विद्रोह हो रखे हैं, मतलब आर्म्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं, और इस चीज की वजह से देश के अंदर गलत परिणाम होगा, देश में उस गलत लोगों को बढ़ावा मिलेगा, तो हमें ये रोकना पड़ेगा, इसलिए हम अब नेशनल इमरजेंसी लगा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा, फखरुद्दीन अली अहमद ने उनकी बात मानी और नेशनल इमरजेंसी अगले ही दिन से लागू कर दी गई। अब जो कि मूवमेंट्स उसके अपोजिट में चल रहे थे वो बंद हो गए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो खारिज हो गई। तीसरा, इलेक्शन जो होने थे 1977 के, वो आगे बढ़ेंगे 6 महीने तक। फिर अगर वो इमरजेंसी आगे रही तो फिर और 6 महीने, तो इलेक्शन ऐसे 6 6 महीने करते करते काफी आगे तक पहुंच जाएंगे, जब तक इंदिरा के जो बात है उसके अपोज में सब लोग भूल जाएंगे कि इंदिरा के हम अपोज में हैं। ये बात सोची थी इंदिरा गांधी ने, जो कि ये बुक बताती है अपन को। अब देखो, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमसे क्या कहती है, ये चैप्टर हमसे क्या क्या कहता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी को हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, वो इमरजेंसी आर्म्ड मूवमेंट की वजह से बताई गई थी। अब आता है, कांग्रेस जब रजिस्टर हुई थी 1971 में, जिसके हमने अभी पढ़ा है, जिसका कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा है अभी तक, उसकी वजह से टेंशन हो गई थी रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री में। जुडिशरी और पार्लियामेंट्री में दिक्कत हो गई थी,
क्योंकि जुडिशरी कह रही थी कि आप जो कर रहे हैं नॉर्मली ये ठीक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कह रही थी कि हम देश के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। क्योंकि जुडिशरी का कहना सिर्फ ये था कि आप किसी दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, उस देश उनके बीच में आप नहीं कूद सकते। इससे सिर्फ आपको अंतर नहीं पड़ेगा, इससे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, पूरा देश सफर करेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे इसी चीज को अपोज करते हुए पार्लियामेंट में, मतलब इंदिरा गांधी कहती है कि जुडिशरी पुअर्स के अपोजिट में खड़ी हो गई है, और ये एक उन लोगों के लिए है, प्रिजर्वेटिव रख रही है, उनको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रही है जो कि पहले से ही ताकतवर है, जो कि रिच हैं, उनको बचाने के लिए जुडिशरी हमारे अपोज में है। लेकिन उसी जगह पर जुडिशरी कहती है, मीन्स ये देखो आप, पार्लियामेंट कहती है कि कोर्ट आर कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन। अब कोर्ट जो है वो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन बन गया है, कोर्ट उनको कंजर्व करने की ट्राई कर रहा है जो कि पहले से ही अपने आप को बड़ा बना चुके हैं। लेकिन जुडिशरी इसके अपोजिट में कहती है कि वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आप नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा कहती है कि इसके अपोजिट में पार्लियामेंट कहती है कि अब कोर्ट अगेंस्ट हो चुके डेमोक्रेसी के, कोर्ट चाहते कि अनडेमोक्रेटिक रूल को फॉलो किया जाए, इसलिए कोर्ट अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोर्ट कैसे है, क्योंकि इंदिरा गांधी को चुन के किसने भेजा, लोगों ने भेजा। इस बात को कहते हुए जब इंदिरा गांधी ने कहा कि लोगों ने हमें भेजा है, लोग हम पे भरोसा करते हैं, तो आप कौन होते हो कि हमें टोकें। तो इसलिए अगर आप हमें टोक रहे हो तो मतलब आप डेमोक्रेसी को टोक रहे हो, और डेमोक्रेटिक ऑर्डर को टोक रहे हो, तो आप अनडेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करते हैं। इस बात पे लड़ाई छिड़ गई जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। अब हम देखेंगे अपोजिशन भी इस वक्त में कहने लगे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है पर्सनल अथॉरिटी बेसिस पे, क्योंकि जो भी डिसीजंस थे वो सारे डिसीजंस ले रही थी इंदिरा गांधी, किसी से ना पूछकर, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी है दैट वाज नॉट अ स्मॉल डिसीजन, दैट इज अ बिगर डिसीजन फॉर ऑल ऑफ द नेशन। ये पूरे नेशन के लिए एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाओगे तो आपकी इकोनॉमिक दिक्कत होगी, आपको कहीं ना कहीं आपके राइट्स छीन लिए जाएंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, इससे आपको सफर करना पड़ेगा। और इससे आप सफर करोगे तो कहीं ना कहीं देश की जो गरीबी है वो बढ़ने लग जाएगी, देश में लोग मरने लग जाएंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, इस पे हम मुद्दा उठाते, इस बात को देखते, तो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को देखते, इकोनॉमिक अप्रोच को हम देखते। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस की कांग्रेस ने इमरजेंसी को फॉलो करवाया। 1971 जब कांग्रेस इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस जीत तो गई थी एक स्लोगन के साथ, जो था गरीबी हटाओ। लेकिन ओपोजिशन जो थे वो कहते भाई आपने कहा गरीबी हटाओ, है ना, तो ये क्या है, कोई गरीबी नहीं हट रही, ना सोशल वर्क दिख रहा है, ना इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। अपोजिशन कह रही है इस बात को। तो इन दोनों में से जब दोनों काम ही नहीं हुए तो आपने किस बात के लिए कहा कि गरीबी हटाओ, आपने किस बात के लिए सोशलाइज किया बैंक को, जब ये काम ही नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत आपने किया है। इस जगह पे बांग्लादेश क्राइसिस को हम देखते हैं। बांग्लादेश क्राइसिस हो रहा था, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी को क्यों गवर्नमेंट मीन्स क्यों जुडिशरी और क्यों ओपोजिशन गलत ठहरा रहे थे। चलो अपोजिशन तो एक कहेंगे कि अदर पार्टी, इसलिए इसको हटाओ और अपने आप को शो करो, लेकिन जुडिशरी क्यों अलग बता रही थी, जुडिशरी क्यों अनडेमोक्रेटिक बता रही थी, उसकी बात हम कर रहे हैं ये। ठीक है, अब बांग्लादेश क्राइसिस की बात आई तो हैवी स्ट्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो, खुद के पास हमारे पास ज्यादा कुछ था नहीं, फिर भी हम अपने आर्मी को, हम अपने आर्म्ड को, जो कि हमारे पास वेपन्स हैं, और हम यहाँ तक कि हम अपने फूड को भी अब उनके साथ बांट रहे हैं, बांग्लादेशी के साथ बांट रहे हैं, 1 मिनट, बांग्लादेश के साथ बांट रहे हैं। तो इससे तो हमारे जो लोगों को, मान के चलिए हमारे जो लोगों को 4 रोटी दिन की मिल रही है, मीन्स 4 चपाती जो दिन की मिल रही है, वो अब कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अगर आप ऐसा करोगे तो ये भी तो गलत हो रहा है। बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से दिक्कत तो हमें फेस करनी पड़ रही है, हम नॉर्मल लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ऑपोजिशन ये बात कहने लगे,
यूएसए ने स्टॉप कर दिया था बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त। यूएसए ने फिर से स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट फॉर सपोर्ट फीस, सपोर्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने फिर से जो गेहूं भेजता था वो रोक दिए भारत के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी प्राइजेस हाइक हो चुकी थी ऑयल की। जो ऑयल था, ऑयल प्राइस इंक्रीज हो चुके थे इंटरनेशनल मार्केट में, और भारत के अंदर ज्यादातर चीजें उस वक्त में ऑयल से ही काम करती थी। नाउ कैसे, इंडिया में जब देखे जाए तो कम्युनिस्ट मतलब कॉमोडिटीज जो थी प्राइसेस वो इंक्रीज हो चुके थे। उसकी सिंपल एक वजह थी कि जो इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, उसकी वजह से प्राइस का हाइक हो चुका था देश भर में, दुनिया भर में। नाउ इंडस्ट्रियल डाउन हो चुका था उस वक्त में। इंडस्ट्रीज जो थी भारत की वो डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था। क्योंकि भाई आकाश में एरोप्लेन उड़ रहे हैं, किसी इंडस्ट्री पे गिर गए, तबाह हो गई। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, अभी इतनी डेवलप नहीं थी कि अपने आप को रिकवर कर ले, वो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, तो ये चीज होने लगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होने लग गई उसी वक्त में। अब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 8% से डिक्लाइन हुई थी मॉनसून लेट होने की वजह से, और साथ ही साथ में ये बॉम्ब और इनकी वजह से भी। तो अब इतनी दिक्कत जब दिख रही है, तो ये दिक्कत क्या कर रही है, ये दिक्कत लोगों को नहीं, मतलब लोगों को खत्म कर रही है, इंदिरा को नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये जो आपको पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर में कहा सेव डेमोक्रेसी। इसमें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बात करी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंदिरा आगे बैठी हुई है, सब लोग उसके अपोजिट में खड़े हुए हैं, और अपोजिट में खड़े होकर कह रहे हैं तुमने बहुत ही गलत किया, हमें ये बताओ तुमने जो किया वो उसका रिजल्ट क्या आया, कुछ अच्छा रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये लोग जो पूछे। फिर सच मैसिव सपोर्ट टू यू शुडंट थिंक ऑफ स्टेपिंग डाउन। इतने बड़े सपोर्ट के साथ तुम आगे तो बढ़ गए, लेकिन क्या रिजल्ट है अब, ये हम देश में देख रहे हैं। इसमें देखा टू द सेटल द ऑल थिंग्स ऑपोजिशन है स्टार्ट मूवमेंट्स। अब इन सब चीजों की वजह से ऑपोजिशन क्या करेंगे, वो अपने मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। वो कहेंगे कि यार तुमने जो कुछ किया गलत किया, अब हम मूवमेंट करेंगे, अब हम तुम्हारे अपोजिट में खड़े होके धरने देंगे, अनशन करेंगे हम तुम्हारे अपोजिट में, इंदिरा के अपोजिट में। साथ ही साथ में जो नक्सलवादी थे, माओ थे, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म को मानने वाले जो लोग थे, वो भी स्टार्ट कर देते मूवमेंट। और उनका मूवमेंट नॉर्मल मूवमेंट नहीं होता, वो आर्म मूवमेंट हो जाता है। आज के वक्त में आप जिनको नक्सलीज कहते हो, माओस कहते हो, वो उस वक्त में पैदा हुए थे। उस वक्त में देश के अंदर उनका दबदबा बढ़ चुका था, और वो लड़ाई कर रहे थे देश भर के अंदर गवर्नमेंट के अपोजिट में। अब न्यू मूवमेंट्स गुजरात में चालू हुए थे, गुजरात और बिहार में नए मूवमेंट्स चालू हो चुके थे। हम गुजरात को देखें तो स्टूडेंट मूवमेंट्स चालू हुए थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और अनएजुकेशन, इसकी वजह से गुजरात में मूवमेंट हुआ था, जिसका सपोर्ट मोरारजी देसाई ने किया था इन 1974। रीजन इसका ये था मीन्स राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल प्राइसेस राइज हुए थे, करप्शन बढ़ गया था। और जो मोरारजी देसाई ने सपोर्ट किया था फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए, उन्होंने कहा था कि अब आप फ्रेश इलेक्शन करवाओ गुजरात में, क्योंकि गुजरात में हालत बद से बदतर कर दी गई है। जून 1974 में इलेक्शन कराए जाने थे दूसरी बार, लेकिन वो इलेक्शन में कांग्रेस हार गई। उस इलेक्शन को जब करा दिया तो कांग्रेस उसमें हार गई। फिर हम देखेंगे बिहार में क्या हुआ। बिहार में हम देख रहे थे सम रीजन इन गुजरात रिवॉल्यूशन, कुछ रीजन जो कि गुजरात के रिवॉल्यूशन को मैनेज कर रहे थे, मतलब गुजरात के रिवॉल्यूशन को कंडक्ट करा रहे थे, जैसे कि राइस प्राइजेस, फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल प्राइजेस राइज, और करप्शन। यही रीजन यहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ पे जेपी नारायण ने हेल्प करी बिहार की, लीडर की तरह शो किए यहाँ पे ये, और टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया कि हम टोटल रिवॉल्यूशन करेंगे, हम सिर्फ एक चीज के लिए रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे। मीन अगर हम कहें कि हमें रिवॉल्यूशन करना है फॉर रिमूव द करप्शन, हमें रेवोल्यूशन करना है फॉर रिमूव दिस डिस्पैरिटी, हमें इलेक्शन करना है फॉर कंट्रोल द प्राइस राइज, इन पे नहीं, हम टोटल रेवोल्यूशन करेंगे जो इन सब चीजों की मांग रखता हो, सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल, इस तरह के रेवोल्यूशन। और जेपी नायडू ने कहा कि हमें ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए, हमें कोई फेक डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए, जो कि इंदिरा ने हमसे छीन ली है। ये सारी बात उस वक्त में इंदिरा के अपोजिट में जा रही थी। आप देख रहे हो
ये शुरू होते ही, चैप्टर के शुरू होते ही कितनी सारी बात है जो इंदिरा के अपोजिट में है, और इंदिरा के अपोजिट में है तो इंदिरा को अब डर लगेगा इस बात का कि कहीं उसको पीएम की कुर्सी से ना हटा दिया जाए। तो ऐसी हड़बड़ी में अब इंदिरा एक गलत डिसीजन लेंगी। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि इंदिरा के गलत डिसीजन को शो करता है। सॉरी। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मींस जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है 12 जून 1975 को डिक्लेयर की गई इमरजेंसी। जस्टिस का जजमेंट था इस वक्त में, सॉरी, मतलब 1975 12 जून को जस्टिस जो थी, कोर्ट जो थी, उसने जजमेंट दिया कि एक बात बताओ, मतलब ये जज जस्टिस जगमोहन लाल सिंह थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया कि जब इंदिरा गांधी डिक्लेयर हुई कि इलेक्शन जो लोकसभा के कराए थे उसने, वो इनवैलिड थे, मतलब गलत थे वो इलेक्शन। कैसे गलत थे कि तुमने इंदिरा गांधी पे लगाया कि आपने जो भी वोट डलाए ना वो फेक वोट से डलाए थे, इतने बड़े मार्जिन में, इसलिए आप जीत गए। दूसरी इन्होंने बताई थी कि जो डिसीजन क्रिएट किए थे वो पॉलिटिकल क्राइसिस को शो करते हैं, आपने जो किया था वो पॉलिटिकल क्राइसिस को शो करते हैं। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि कि पेटिशन रजिस्टर्ड बाई राज नारायण, कि जो आपके अपोजिट में ये बात हुई है, ये राज नारायण ने पेटिशन दर्ज की है, जिसकी वजह से हमने इसकी छानबीन की है, और उनकी बात सही है, आपने पॉलिटिकल क्राइसिस को बढ़ावा दिया है, आपने फेक इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है। अब इसमें और बात थी कि इंदिरा नॉट वर एमपी, देन शी इज नॉट द पीएम ऑल्सो। अब इंदिरा एमपी नहीं है, देन बिकम ऑल हाउ दे बिकम एन पीएम टू। अब वो एमपी ही नहीं है, और आपको जरूरी है कि अगर आपको पीएम बनना है तो आपको पीएम बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, इलेक्शन में जीतना पड़ेगा, आपके पास एक जगह होनी चाहिए, उसी जगह की वजह से आप पीएम बन सकते हैं। लेकिन अब जब आप एमपी ही नहीं है, क्यों एमपी नहीं है? क्योंकि इनवैलिड बता दिया कि आप जिस रीजन में जीते हो उस रीजन में, उस एरिया में आपने इनवैलिड वोटिंग कराई थी, और आपने इनवैलिड वोटिंग कराई थी तो मतलब आप उस सीजन में जीते नहीं हो, और अगर आप जीते नहीं हो तो मतलब आप एमपी नहीं हो, और अगर आप एमपी नहीं है तो फिर आप पीएम भी नहीं बन सकते, क्योंकि पीएम बनने के लिए क्राइटेरिया है कि आपको एमपी होना चाहिए, तभी आप पीएम बन सकेंगे। इतनी सारी बात हो रही थी। 24 जून में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि इंदिरा वर एमपी बट शी विल नॉट अटेंड एनी लोकसभा मीटिंग। हाँ, इंदिरा एमपी है, लेकिन उसने कभी भी अपने मतलब फ्यूचर में, उस वक्त तक 1975 तक किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। ये एक तरह से बताया कि इंदिरा अपने बेसिस पे ही सब कुछ मान रही है, अपने बेसिस पे ही सब कुछ काम कर रही है। क्राइसिस एंड रेस्पॉन्सेज में क्या बना, उसके क्राइसिस और रेस्पॉन्स की 25 दिसंबर 1975 में इमरजेंसी लागू करा दी थी इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू करा दी गई। इमरजेंसी लागू करा दी गई, और इस वक्त में जो ये इमरजेंसी थी वो लागू कराने के पीछे बताया कि ये आर्म्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए ये इमरजेंसी को लागू किया गया है। दूसरी बात, इस जगह पर ओपोजिशन जो थे जेपी नारायण, उन्होंने बताया कि डिमांड ऑफ रिजाइनेशन ऑफ इंदिरा, जब ये सारे मुद्दे हो रखे थे इंदिरा के अपोजिट में जाए थे, तो वो कहते कि रिजाइन करो इंदिरा अभी के अभी, तुम ना पीएम हो ना तुम एमपी हो, रिजाइन करो अपनी सीट से। फिर इसके अलावा उन्होंने एक मैसिव सपोर्ट भी पाया था, और रामलीला मैदान के अंदर वो जा करके मूवमेंट करने वाले थे इंदिरा के रिजाइनेशन के लिए, कि इंदिरा रिजाइन करनी है। तो जो कि जेपी नारायण थे, नाउ जेपी नारायण टेक द एक्शन, और उन्होंने सीधे ही आर्मी से कह दिया कि अब इंदिरा आपको भेजने वाली है हमें रोकने के लिए रामलीला मैदान में मूवमेंट करने से, लेकिन मूवमेंट करना हमारा राइट है, तो प्लीज आप ये बात समझो कि इंदिरा जो गवर्नमेंट है वो इलीगल ऑर्डर को ओबे कर रही है, इलीगल ऑर्डर को मान रही है, तो इसलिए आप इस उनका साथ ना देना इन चीज में, ठीक है? इस बात को आर्मी कमांडर से कहा था जेपी नारायण ने उस वक्त में। इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले? इन सारी बातों के कंसिक्वेंसेस सिर्फ इतने थे कि इंदिरा ने सबसे पहले तो लगाई सेंसरशिप,
और सेंसरशिप लगाने के बाद अब न्यूज़पेपर में जो भी चलेगा, न्यूज़पेपर, न्यूज़, रेडियोज, इसमें जो भी चीज़ आएगी वो विपक्ष में नहीं हो सकते गवर्नमेंट के, वो सारी चीज पक्ष में होंगी। अगर विपक्षी में उनको देखा कुछ भी तो उसी वक्त में गवर्नमेंट उस ऑफिस को सीज कर सकती है। उसमें प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है इसको। अब कॉन्सिक्वेंसेज में एक पॉइंट ये भी था, सस्पेंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और प्रेस की फ्रीडम को छीन लिया। ऑन गोइंग प्रोटेस्ट के जो थे वो सारे बंद हो गए, स्ट्राइक्स बंद हो गई, बैन करा दी गई, लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया, जो भी लीडर्स उन स्ट्राइक को करवा रहे थे। बैन कर दी गई आरएसएस, जो कि हमारी राज्य संघ सभा जो थी वो बंद कर दी गई, और साथ ही साथ में जमात ए इस्लाम भी, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे एक इस्लाम धर्म और एक हिंदू धर्म के, उनको बंद करा दिया गया पूरी तरह से कि अब इस पार्टी की कोई भी मीटिंग नहीं होगी। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट जो थी उससे कह दिया गया कि सैड सुप्रीम कोर्ट सैड ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स वो टेक अवे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक पक्ष में दिख रही थी उसने भी कह दिया कि जो इमरजेंसी है उस इमरजेंसी में हम कुछ नहीं कर सकते। सो आपके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एवरी सिटीजन दैट वाज बी टेकन बिकॉज ऑफ द दी नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स भी ले लिए गए, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप कुछ अप्लाई करोगे, कुछ सबमिट करने की कोशिश करोगे तो सामने से उस पर इनकार कर दिया जाएगा, अभी ये आपका राइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक राइट है जो कि है राइट टू लिव, आप जीने का अधिकार आपके पास है, और उसके अलावा आपके पास अभी कोई भी अधिकार नहीं है। अब देखते हैं हम इसी के बाद उसने इंदिरा गांधी ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाई। इंदिरा गांधी ने 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाई, जिसको हम इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने लगे। नाउ यू शुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, जिसे तुम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस कॉन्स्टिट्यूशन की मेन मुहिम थी कि इसमें जो भी कुछ बदलाव होगा इसे आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि ये क्यों होगा। अब ये इंदिरा के डिसीजंस पर है ये सारी चीजें। इलेक्शन ऑफ पीएम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन होंगे पीएम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, इसमें आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन कैसे हुए, इस इलेक्शन में कौन जीता, इस इलेक्शन में क्यों ये इंसान जीता, जबकि ये एमपी भी नहीं है। हमने अभी तक देखा है एमपी नहीं थी इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से उसे पीएम बनने का भी हक नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो पीएम भी बन सकती है, आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दी गई, जो लेजिस्लेटिव की 5 साल की ड्यूरेशन थी, मीन्स जो भी एमपी बनेगा लोकसभा का वो 5 साल तक बनेगा, लेकिन अब वो 6 साल कर दिया गया इस ही 42nd अमेंडमेंट में। और 1977 इलेक्शन जो थे वो अब हेल्ड नहीं होंगे, क्योंकि वो अब 1977 की जगह 78 में होंगे, क्योंकि अब जो टाइम टेन्योर है वो 5 साल की जगह 6 साल हो गया, और 5 साल 1977 में पूरे होंगे लोकसभा के, 1972 से 77, लेकिन अब इलेक्शन 1978 में होंगे। इस 6 साल के अगर हम टेन्योर को देखें तो ये सारी चीज यहाँ पे होने लगी। एक नोट भी डाला है, इस नोट को आप देखना कि अमेंडमेंट में ये सारी चीजें हो रही थी कैसे क्या। अब कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी भी होने लगी, क्योंकि देखो जब आप किसी को दबाओगे तो वो उड़ान तो उतनी ही तेज भरने की कोशिश करेगा। तो इस वक्त में जो इमरजेंसी थी इसने जेल में पकड़ के नेता को डाला, लेकिन कुछ नेता थे जो कि इकट्ठे हो रखे थे और वो अंडरग्राउंड बेसमेंट मीटिंग कर रहे थे, चुपचाप से वो इंदिरा के अपोजिट में खड़े हो रखे थे। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंटिंग व्यूज पॉइंट ऑफ नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। कई सारे व्यूज थे इसमें इमरजेंसी के लगने के, जो कि इंदिरा और कांग्रेस, न्यू कांग्रेस के बिहाफ में है ना देने वाले कई लोग थे। अब द गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जो डेमोक्रेटिक फंक्शंस थी उसको सीधे सीधे सस्पेंड कर रही है। इसका क्या मतलब है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और पीएम को कहीं से भी उठा के रख सकते हो, ये तो यही कहेगा। और अगर ये यही कहेगा तो मतलब आप है ना अनडेमोक्रेटिक रूल को कर रहे हो, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं इक्वलिटी, और आपने अनइक्वलिटी को यहाँ पे शो कर दिया। इसका रिजल्ट ये आया 1977 में इलेक्शन होने थे और वो होकर ही रहे उस वक्त में। जनता पार्टी उसमें जीती
और जनता पार्टी मीन्स इसमें पूरी की पूरी जो देश के वासी थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपोजिट गए वो इंदिरा गांधी के अपोजिट जाने के बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेज में यह आया कि ये रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट में 1977 का इलेक्शन होल्ड किया गया जो कि 1978 में ट्रांसफर कर रहे थे। अब इस इलेक्शन में जनता पार्टी जीत गई और इस इलेक्शन में जीत करके जनता पार्टी ने सबसे पहले तो कि उसने एक शाह कमीशन बनाया। इस शाह कमीशन का काम था कि जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें देखो क्या क्या चीज गलत है जो कि अनडेमोक्रेटिक नेचर को शो करती है, उन सब चीजों को हम हटा देंगे। तो शाह कमीशन ने जब जांच पड़ताल की तो उसने देखा कि कई सारी ऐसी चीज है जो कि अनडेमोक्रेटिक नेचर को शो करती है, जिस चीज को हटा दिया गया और उस वक्त की जनता पार्टी के जीतने के बाद। अब लेसन इससे क्या मिला, इमरजेंसी से लेसन क्या मिला देश को लेसन ये मिला कि नॉट पॉसिबल टू काउंट इंदिराज एज एन अनडेमोक्रेटिक, मतलब अब इंदिरा या फिर किसी भी ऐसे इंसान जो कि देश के अंदर अनडेमोक्रेटिक रूल को फॉलो कराने के लिए जबरदस्ती करेगा, फॉलो करवाने की कोशिश करेगा, उसको माना नहीं जाएगा, उसको हरा दिया जाएगा, उसको देश में चुना भी नहीं जाएगा। दूसरी बात इसमें थी कि इमरजेंसी जो बनाई गई थी वो एवरीवन मेरे अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो इस इमरजेंसी की वजह से जो मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया। उस फंडामेंटल राइट्स के छीनने के बाद लोगों ने समझा कि यार ये फंडामेंटल राइट्स छीन तो लिए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर यही हमसे छीन लिए गए तो हम तो कुछ करने के लायक ही नहीं है देश के अंदर, हम कुछ नहीं है इस देश में उसके बाद। तो ये चीज को देखते हुए फंडामेंटल लिबर्टीज के बारे में बात हुई और उसको है ना लोगों ने बहुत ज्यादा समझा डीपली कि फंडामेंटल राइट्स आखिर में क्यों दिए गए हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पर आती है कि पॉलिटिकल आफ्टर इमरजेंसी क्या थी। अभी तक ये कंसिक्वेंसेस निकले थे जो कि इमरजेंसी के बाद थे। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल जो इमरजेंसी थी उसके बाद क्या हुआ। अब देखो 1977 में पॉलिटिकल इमरजेंसी के बाद हम देखते हैं इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जनता पार्टी जीत गई और हम जनता पार्टी जो जीती उसने पॉजिटिव स्लोगन दिया। उस वक्त में उसने पॉजिटिव स्लोगन दिया क्योंकि अनडेमोक्रेटिक रूल वाज फॉलोड बाय द इंदिरा गांधी दैट वाज द severe tension for all the country. So the Janata Party was getting a slogan which was saying like that, uh, save democracy. हमने ये देखो आपने भाई अपन ने ये देखा था, ये आप पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर में आप देखोगे इस कार्टून में सेव डेमोक्रेसी का झंडा लेके एक इंसान बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल विवश है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसको कि है ना वो हार जाएगा, ऐसा इंसान बैठा हुआ है। तो ये जो सेव डेमोक्रेसी है ये स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने, उस वक्त में पॉजिटिव स्लोगन था। और उसी वक्त में जब इलेक्शन एंड हुए तो जनता पार्टी 1977 में जीत तो गई, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी जीती तो वो इस कदर जीती थी कि लोग सोचने लग गए कि आखिर तुम कह तो रहे हो कि इंदिरा गलत है, लेकिन ये बताओ कि अगर इंदिरा नहीं तो कौन। क्योंकि आपके इतनी भी बस में नहीं है कि आप मेजोरिटी पार्टी बन के जीत जाओ या एटलीस्ट आप है ना मेजोरिटी के आसपास आ जाओ। आपको मिल रही है 50 सीट्स और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट बना दो। यू नीड टू गेटिंग द 272 सीट्स एटलीस्ट फॉर मेकिंग योर गवर्नमेंट इन द लोक सभा। देन हाउ यू से दैट, हाउ यू आर सेइंग दैट you are a perfect you are a perfect person to make an PM। कैसे आप कह सकते हो भाई, आपकी 50 सीट्स है, 272 आपको चाहिए, पहले तो सीट्स को कंप्लीट करो। तो ऐसी बात जब हुई तब ये देखा कि यार बात अनडेमोक्रेटिक की बनी तो इंदिरा गलत थी, लेकिन सच में देखा जाए तो कांग्रेस ही है जो कि है ना पूरे देश में अभी तक पावरफुल है। कांग्रेस ही पूरे देश को इकट्ठा कर सकती है, नहीं तो ये देश स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा कई हिस्सों में। अब 1977 के जनरल इलेक्शन के मेजर अपोजिशन उस वक्त में इकट्ठे आ गए थे, एक साथ में आ गए थे। न्यू पार्टीज भी बनने लगी थी, जनता पार्टी जैसे कि। अब जनता पार्टी किससे बनी थी, जो सिंडिकेट्स थे वो ज्वाइन हुए थे जनता पार्टी में और लीडर थे इस जनता पार्टी के जेपी नारायण।
इसमें अदर कांग्रेस लीडर्स भी थे जो कि इस पार्टी में ज्वाइन हुए थे। कांग्रेस फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस फ्रॉम डेमोक्रेसी पार्टी, अलग जो पार्टीज बनी थी। साथ ही साथ में लीडर इसके थे जगजीवन राम, इसके लीडर थे जगजीवन राम। ठीक है, अब जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है जो अब बन चुकी है 1977 में गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का क्या होगा, उसको कंपटीशन फॉर मेड पीएम, उसके अंदर कंपटीशन होगा पीएम बनने के लिए, क्योंकि किसी एक पार्टी की मेजोरिटी तो है नहीं, कई सारी पार्टीज एक साथ में आके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मतलब है कि आपको किसी न किसी एक को तो पीएम बनाना ही है, लेकिन वो कौन एक होगा, कौन सी पार्टी है जो ज्यादा सीट्स ले पाई, कोई भी नहीं। तो मतलब पीएम तो है ना, आप बन नहीं सकते, सब तो नहीं बन सकते, कौन को बनाओगे। अब ये आ गई दिक्कत यहाँ पे। अब 1977 में जब ये हुआ कंपटीशन पीएम का, तो स्टिफ एक कन्फ्लिक्शन होने लगा, मतलब कंपटीशन हो गया एक। अब इसमें तीन लोग उठे थे, एक थे मोरारजी देसाई जो कि पुराने कांग्रेस लीडर थे, उनको उठाया, उनको पीएम बनाया सबसे पहले। और वो पीएम बने थे 18 मंथ्स के लिए, 18 महीने के लिए वो पीएम बने थे। और उन्होंने देश के अंदर कई सारे बदलाव किए थे। तो सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट में से कई सारे जो शाह कमीशन ने रिपोर्ट की थी कि दैट इज द अनडेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो उसको रिलीज करके उसमें अमेंड किया था। और फिर से सारी चीजें नॉर्मल कर दी। लोकसभा जैसे कि 5 साल की मतलब 6 साल की जगह 5 साल कर दिया। और जो आप नेशनल इमरजेंसी बता रहे हो जिसमें आप कह रहे हो आर्म्ड फोर्स, मतलब कि आप ये बताओ कि कैसी आर्म्ड है, कहाँ पे अस्थिरता है, हमें ये दिखाओ। अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे तो आप इमरजेंसी नहीं लगा पाओगे। और तीसरी बात इसमें थी कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आपको अपने कैबिनेट से बात करनी होगी, आप ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा दो। फिर मोरारजी देसाई के बाद हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि नॉर्मली 4 महीने के लिए, हाँ 4 मंथ्स के लिए पीएम बने थे। और उनके बाद जगजीवन राम जो कि खड़े तो हुए थे लेकिन वो पीएम नहीं बन पाए। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट था कांग्रेस का। जैसे ही कांग्रेस ने 4 महीने में देखा कि जगजीव चौधरी चरण सिंह के बस की नहीं है, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चौधरी चरण सिंह की भी सरकार फिर से गिर गई। अब फिर रिवॉल्ट हुआ। सो रिजल्ट इसका ये आया कि स्प्लिट हो गई जनता पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी में कोई पीएम नहीं, किसी के पास गवर्नमेंट नहीं अच्छी। तो क्रिटिसिज्म होने लगे कि लेक डायरेक्शन एंड लीडरशिप, डायरेक्शन ही नहीं है यार, लीडरशिप नहीं है, कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है जो कि पार्टी को इकट्ठा रख सके। और साथ ही साथ में कॉमन प्रोग्राम्स इकट्ठे होने लगे, वो लगने लगे। 1980 में फ्रेश लोकसभा इलेक्शन हुए और जनता पार्टी इसमें बाहर हो गई, हार गई। और न्यू कांग्रेस जो थी, इंदिरा की कांग्रेस, उसने विक्ट्री हासिल की 353 सीट्स के साथ। मतलब 1977 में इंदिरा हार गई, फिर 1980 में फिर से इंदिरा जीत गई, क्योंकि देखने लगा कि इंदिरा नहीं तो कोई भी नहीं। ये 1977 का मैप है जिसमें इंदिरा गांधी के अपोजिट में जो लोग थे वो खड़े हुए थे और वो जीते थे। इधर देखें, इधर देखो, आप सोचोगे ग्रीन कितनी बड़ी है। ये ग्रीन जो है ना, इसमें भी इतने सारे वोट्स इसको नहीं मिले। जनता पार्टी में कई सारे लीडर्स भी शो हुए थे, जैसे कि जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और जेपी नारायण, ये सारे लीडर्स थे। अब इन लीडर्स को किसी न किसी को तो पीएम बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें भी लड़ाई छिड़ गई थी। इधर हम देखेंगे कि है ना, आ, कई सारे लोग कुछ न कुछ नारा देने लगे। हाँ, इधर हम देखेंगे अपनी गवर्नमेंट के अपोजिट में बोलने लगे, कोई अपनी गवर्नमेंट के साथ में खड़ा होकर बोलने लगा कि इंदिरा को हटाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। लेकिन जब इंदिरा को हटाने के बाद देखा कि यार किसी के बस में नहीं है कि है ना डेमोक्रेसी को संभाल सके और देश को इकट्ठा रख सके, तो स्ट्रांग लीडर के नाम पे जो इंदिरा थी उसी को देखा गया। और आपको ये दिखाया कि इंदिरा ने सबको स्वीप आउट करके डस्टबिन में डाल दिया, सब नेताओं को। और यहाँ पे इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का नारा लगने लगा। इंदिरा गांधी जब 1980 के इलेक्शन हुए तो उसमें इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। नाउ ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हमारा चैप्टर आएगा राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। देखो, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें है ना, अपन देखेंगे कुछ ऐसे थिंग्स को जो कि कहीं ना कहीं हमें सिखाती है कि देश में कमियां थी, उन कमियों को सुधारने के पीछे इन लोगों का हाथ था। क्योंकि आप डेवलपमेंट करोगे तो आप लोगों को मारोगे, क्योंकि आप ऐसे इलाकों में डेवलपमेंट करना चाह रहे हो जिस इलाकों में पेड़ पौधे हैं।
उन इलाकों में जंगल हैं, उन इलाकों में आदिवासी हैं जिनके कल्चर्स हैं, जिनके खुद के करिकुलम एक्टिविटीज हैं, तो वो सारी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो सारी चीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद उनकी जीवन शैली डिस्ट्रॉय हो गई। फिर आप लोगों को फैक्ट्रीज लगा करके आप अल्कोहल, आप तंबाकू ऐसी चीज भी प्रोवाइड कराओगे, ये भी गलत हो जाएगा। इससे लोगों को लत लगेगी जो कि गलत काम में ज्यादा वो इन्वॉल्व होंगे। तो इन सारी चीजों को हम देखते हुए राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो देखो, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स में सबसे प्यारा मूवमेंट जो कि चिपको मूवमेंट था, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। इस मूवमेंट की हम बात देखते हैं। देखो, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट की वेरियस फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। नॉर्मली वेरियस फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं हम चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट अगेंस्ट था कॉमर्शियल कटिंग एंड लॉगिंग ऑफ ट्रीज। आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो उस जगह के पेड़ पौधों को काट दो, तो उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम देखते हैं इस मूवमेंट्स को, इन मूवमेंट को उत्तराखंड में जो हुआ था 1973 में। अब फॉरेस्ट जो थे, नॉट गिविंग द आउटसाइडर, इन्होंने बात उठाई कि हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, अब फॉरेस्ट को कैसे बचा पाएंगे ये भी तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि किसी बाहर के इंसान को ये मत दो कि आप फॉरेस्ट को काट लो, आप अपने हिसाब से फॉरेस्ट को काटो। किसी बाहर के इंसान से ये मत कहो, आप उसी जंगल के इंसान से कहो कि आप अपने हिसाब से फॉरेस्ट को काटो। क्योंकि उस इंसान को पता है कौन सा पेड़ ज्यादा जरूरी है, कौन सा नहीं है, कौन से पेड़ के साथ उनका रिलीजन फैक्टर जुड़ा हुआ है, कौन किसी के साथ नहीं है। तो इस चीज को फोकस करते हुए उन लोगों ने इस बात को कहा कि आउटसाइडर को मत दो, इनसाइडर को दो। साथ ही साथ में उन्होंने कहा गिविंग टू लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को दो, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर, लैंड और फॉरेस्ट ये बच सके, इनका ज्यादा डैमेज ना हो। एंश्योरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करो लेकिन बैलेंस डेवलपमेंट करो, इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ। अब देखो 1973 की ये बात है। 1972 में कौन जीती थी? इंदिरा जीती थी। और किस बात से जीती थी? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से कहा था, सोशल वेलफेयर के हिसाब से कहा था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के हिसाब से कहा था। तो इन सारी चीज को बता रही थी। उसके अपोजिट में जेपी नारायण बोले थे, भाई क्या कर रहे हो, क्या चीज हटी, क्या चीज नहीं हटी ये बताओ। यहाँ पे देखा, ये नहीं हटा। चिपको मूवमेंट पे देखा जा रहा है, लोगों को दबा दिया, पेड़ों को काट दिया, कई सारे लोग मारे गए, है ना। ये चीज देखी जा रही है। और ऐसी चीज ने जो प्रॉब्लम थी उसको दिखाया कि इंदिरा कहने को सब बातें कह रही थी, लेकिन असलियत में इंदिरा ने वो सारे काम नहीं किए जो कि उसने वादा किया था। ये दो हिस्टोरिकल पिक्चर आप देख रहे हैं, चिपको मूवमेंट की है ये। नोट आता है इशू ऑफ चिपको मूवमेंट। इश्यूज क्या बने थे चिपको मूवमेंट में? देखो, लोकल ने डिमांड की थी मिनिमम वेजेस, कि जो लोग काम करेंगे इस जगह पे, कि मतलब पेड़ काटने के लिए, तो उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। साथ ही साथ में नेसेसिटी ऑफ लोकल्स इन फॉरेस्ट, उनको जरूरत के सामान लेने का हक होना चाहिए फॉरेस्ट से। वुमेन्स डिमांड नॉट कंज्यूम हाई अल्कोहल फॉर प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। वुमेन्स ने कहा था कि आप जो अल्कोहल बेचते हो उस अल्कोहल को बेचवाना बंद करो इस एरिया में, इस आसपास के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मतलब जेंट्स से बहुत ज्यादा अल्कोहल को पी करके स्त्रियों के साथ, फीमेल्स के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको मारते हैं। तो ये चीज गलत है, आप अल्कोहल को भी यहाँ पे बंद कराओ। बात बनी गवर्नमेंट एक्सेप्ट देयर डिमांड, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया उनका डिमांड, और 15 साल के लिए पेड़ पौधों को काटना रोक दिया। अब पार्टी वेस्ट मूव, अब देखो, ये था पूरा चिपको मूवमेंट के बारे में है। अब इस चिपको मूवमेंट के अलावा हम ये देखते हैं पहले तो कि मूवमेंट कितने तरह से होते हैं, कौन कौन सा तरीका होता है और कैसे कैसे होता है वो। तो देखो, पार्टी वेस्ड मूवमेंट होते हैं कुछ, ठीक है ना। कुछ मूवमेंट पार्टी वेस्ड हैं, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं, जो कि इधर से हम देखें तो एंटी कास्ट मूवमेंट्स होते हैं, पार्टी के मूवमेंट्स होते हैं जिसमें कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो पार्टी कहते हैं अपने आप को, और वो लोग मूवमेंट्स को करते हैं। जैसे कि माने हम, तो अभी हमने देखा मतलब रामलीला मैदान के अंदर पार्टी का मतलब मोरारजी देसाई अपनी मीटिंग बैठा रखे थे, और उसमें वो मूवमेंट करने वाले थे 25 मई 1975 को।
लेकिन इंदिरा ने उसको उस मूवमेंट को नहीं होने दिया। लेकिन उस मूवमेंट में जो लोग थे एक इकट्ठे थे, कई सारी पार्टीज भी इकट्ठी थी, तो वो था पार्टी मूवमेंट। लेकिन दूसरा होता है पार्टी मूवमेंट में, इधर से होता है नक्सलीज मूवमेंट भी। अब नक्सलीज मूवमेंट में कई सारे वर्कर्स और पीजेंट्स इकट्ठे थे, क्योंकि उनके अपोजिट में ये काम किए जाते थे, इसलिए वो लोग इकट्ठे थे। इसके लीडरशिप में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की वर्कर पार्टी थी। लीडर्स बने थे मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म मानने वाले लोग। 1 मिनट। अब पहला तो गया पार्टी मूवमेंट, दूसरा आता है नॉन पार्टी मूवमेंट। तो नॉन पार्टी मूवमेंट क्या है? अब देखो, नॉन पार्टी मूवमेंट हमारा जो मूवमेंट है ना, एक तरह से वो मूवमेंट है जिसमें कि है ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं बस, और उनकी एक डिमांड होती है, उनका एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि यूनियंस होती है, आपने देखा है, वर्कर यूनियन, पीजेंट्स यूनियन। इस तरह से जो यूनियंस होती है वो किसी पार्टी का मेंबर थोड़ी होते हैं, वो तो अपनी एक तरह से अनरजिस्टर्ड है। वो तो वो उनको कुछ ऐसा लगा कि ये गलत है, तो वो खड़े हो गए उसके अपोजिट में। अब आप देखते हो गुर्जर आंदोलन, दैट वाज द अनपॉलिटिकल मीन्स अनग्रुप्ड मूवमेंट और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट। और उसी जगह पे आप देखोगे एक मूवमेंट हमारा था जिसमें हमने बात करी थी कि पीजेंट्स ने किया था, जिसमें लाल किले पे चढ़ाई भी कर दी थी उन्होंने। तो इस चीज को देखते हुए वो नॉन पार्टी मूवमेंट के नाम से जाने जाने लगी। हाँ जी। तो मतलब कि हमने इसमें देखा कि जो नॉन पार्टी मूवमेंट्स होते हैं, उन नॉन पार्टी मूवमेंट्स का कोई एक सिंगल मोटिव होता है जिसके लिए वो इकट्ठे हुए थे। वो किसी आइडियोलॉजी को सेव करने के लिए नहीं, वो किसी राइट के लिए, वो किसी अपनी बात को रखने के लिए, अपने हक को लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, वो उस चीज को रोकने के लिए खड़े हुए थे जो उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि हम आदिवासी को देखते हैं, कई बार खड़े होते हैं वो कि डेवलपमेंट हो, लेकिन सेल्फ डेवलप ऐसे हो कि वो उनका भी डेवलपमेंट हो, आदिवासी का भी डेवलपमेंट हो, ना कि उनको वहां से उनके घर से निकाल करके दूसरी जगह फेंक दिया जाए। इस तरह की बात हम नॉर्मली न्यूज में कई बार सुनते हैं, समझते हैं, और हम टीवीज में भी हमें कई सारी पिक्चर्स में देखने को मिलती हैं। अब हम देखें अगर इस चीज के बारे में, तो नॉन पार्टी मूवमेंट जो है वो सेल्फ हेल्प और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। अब इनका क्या इशू है, जैसे कि इनका थिंक है सोसाइटी की कि वो पुट देयर वांट्स नॉट बिलीव एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी आइडियोलॉजी को सेव करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये दो तरह के गोल्स को अपना मानते हैं। जैसे कि ग्रोथ डेवलपमेंट, मतलब पर पर्सन की ग्रोथ डेवलपमेंट, किस तरह से एक इंसान अपना डेवलपमेंट करता है। अब वो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से इकट्ठे होते हैं। जैसे कि वी सीन अबाउट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। सो इन दिस मैनर हमने क्या देखा है आज तक कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की वजह से कई बार लोगों को बात उठती है, लोगों पर, गवर्नमेंट पर, कि आप कर क्या रहे हो। किसी के पास इतना अरबों खरबों रुपए पड़ा है, और किसी के पास करेंसी के नाम पे देखा जाए तो उसकी मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलती उसको। तो इस चीज को हम करप्शन का नाम दे देते हैं। तो उस करप्शन के अपोज में खड़े होते हैं ये ग्रुप्स, जो कि नॉन पार्टी मूवमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। हम्म। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स एंड यंग लीडर्स खड़े होते हैं, और वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज लाइक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अब ये डायरेक्ट और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं पूरे के पूरे, मीन्स इकट्ठे होते हैं। अब जैसे हमने देखा था 1991 के केस में, जब ओबीसी लागू किया गया था, अदर बैकवर्ड क्लास को लागू किया गया था, तब हमने देखा था कि कई सारे जो पर्सन थे, कई सारे स्टूडेंट थे, वो इकट्ठे हुए और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के मूवमेंट्स करने लगे, और कई लोगों की जान भी चली गई इसमें, क्योंकि वो कहते ओबीसी को आरक्षण देना गलत चीज है। ऐसे ही कई सारे मूवमेंट्स हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़े हैं, हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाने हैं, तो उन्हीं मूवमेंट्स के लिए ये लोग खड़े होते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन पार्टी मूवमेंट्स। नाउ अब हम नॉन पार्टी मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो नॉन पार्टी माना गया है। जैसे कि दलित पैंथर, पहला मूवमेंट हमने पढ़ा था इसमें चिपको आंदोलन। ठीक है। अब इस चिपको आंदोलन के बाद हम दूसरा मूवमेंट पढ़ेंगे इसमें, जो कि है दलित पैंथर। देखो, दलित पैंथर नाम से ही पता चल रहा है ये दलित के लिए है। जो दलित लोग हैं वो इसमें इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होके वो इस मूवमेंट को कर रहे हैं।
It is a military organization of Dalit youth formed in Maharashtra in 1972.